विशाल पांडे। यस सर, आ रही है। आज का हम लोगों का लास्ट टॉपिक है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब हम मशीन को इनपुट और आउटपुट दोनों देंगे और मशीन इनपुट और आउटपुट के आधार पर लर्न करेगी और उस लर्निंग के आधार पे मशीन आउटपुट को प्रिडिक्ट करेगी। तो मशीन को हमको देना क्या है, इनपुट डाटा भी देना है और आउटपुट डाटा भी देना है। मशीन इनपुट और आउटपुट को लेकर के एक रिलेशन स्टेब्लिश करेगी और इनपुट और आउटपुट के आधार पर एक रिलेशन स्टेब्लिश करके एक लॉजिक जनरेट करेगी। लॉजिक जनरेट करने के बाद हम कहेंगे वह एक मॉडल है। तो मॉडल कुछ नहीं है, मॉडल आपका एक ऑब्जेक्ट है। मशीन जो लर्न करती है, मशीन ऑटोमेटिकली लर्न करती है। किसके द्वारा लर्न करती है? यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट और यूजर के द्वारा दिए गए आउटपुट के आधार पर मशीन लर्न करती है। लर्न करने के बाद एक हमको प्रोग्राम देती है, उस प्रोग्राम को हम कहते हैं कि वो हमारा एक मॉडल है। जब हमारा मॉडल तैयार हो जाता है तो उसको टेस्ट करने के लिए मशीन को हम फिर कुछ वैल्यू देते हैं और उससे वैल्यू प्रिडिक्ट कराते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की बात करें, जैसे हम पाइथन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या जावा की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हम मशीन को इनपुट भी देते हैं और प्रोग्राम भी बना के देते हैं और मशीन हमको तब उसका आउटपुट देती है। जैसे अगर 2 नंबर का सम करना है तो हम मशीन को 2 नंबर भी देते हैं और उसके लिए एक प्रोग्राम भी बनाते हैं। प्रोग्राम बना करके उससे हम आउटपुट लेते हैं। यहाँ हम प्रोग्राम नहीं देंगे उसको, यहाँ हम मशीन को इनपुट देंगे और आउटपुट देंगे। मशीन इनपुट और आउटपुट के आधार पर एक इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश करेगी, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि एक फार्मूला जनरेट करेगी और उस फार्मूले को ही हम कहेंगे वो हमारा एक मॉडल है। और उस मॉडल पे फिर हम कुछ इनपुट वैल्यू देंगे जिसे हम कहेंगे टेस्ट करने के लिए वैल्यू दे रहे हैं और मशीन उसके आधार पर वैल्यू को एज एज आउटपुट देगी और वह आउटपुट हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट कहलाएगा। ओके, तो मशीन यहाँ ऑटोमेटिकली लर्न करेगी। We feed in the data plus output run in the machine during the training, and machine create own program or logic which can be evaluated while testing. Machine learning classification. Machine learning implements are classified into 3 major categories depending on the nature of learning, signal or response. There are 3 types: supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. सुपरवाइज लर्निंग का मतलब हुआ जब कोई आप डेटा सेट देते हैं तो उसमें इनपुट का भी कॉलम हो और आउटपुट का भी कॉलम हो। इनपुट और आउटपुट के कॉलम होने से मशीन को ये पता चल रहता है कि क्या क्या इनपुट दिया गया है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट मिला है। इसका मतलब हमारा डेटा सुपरवाइज्ड हो रहा है, किसके द्वारा? आउटपुट के द्वारा। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक इनपुट दें एक आउटपुट दें, लेकिन आउटपुट का भी कॉलम होना चाहिए। और जब
हमारे डेटा सेट में या हमारे डेटा सोर्स में आउटपुट का कॉलम नहीं होता तो उसको हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड है। वो किसी के नियंत्रण में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब आपको स्वयं डिसीजन लेना पड़ेगा तो उसको कैसे हम डिवाइड करें। तो उसके लिए अनसुपरवाइज में क्लस्टरिंग की एल्गोरिथम काम करती है कि सिमिलर टाइप के डेटा का एक ग्रुप बना लिया जाता है, फिर सिमिलर टाइप के डेटा का एक ग्रुप बनाया जाता है, पूरे डेटा को कई भागों में डिवाइड किया जाता है सिमिलरिटी के आधार पर, लेकिन उसका आउटपुट डेटा नहीं होता है। रीइंफोर्स लर्निंग फीडबैक के आधार पर काम करती है। हिट एंड ट्रायल के आधार पर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं। अगर उसका फीडबैक अच्छा होता है तो आगे बढ़ते हैं, अगर फीडबैक अच्छा नहीं होता है तो फिर हम हिट एंड ट्रायल पे ही काम करते हैं। तो ये 3 तरह की बेसिक एल्गोरिथम्स हैं। कोई डाउट हो तो बताएं, 1 मिनट रुकेंगे। हेलो। नो सर। मिश्रा बोलो, कोई डाउट हो तो। नो सर। हर्षिता, हर्षिता, मुनीश, नमिता, यस सर। कोई डाउट है? चलिए, अनसुपरवाइज्ड किसी ने कहा। अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये डेटा आपको दिखाई दे रहा है। यूजर आईडी है, जेंडर है, एज है, सैलरी है। ये जो रेड में दिया गया है ये आपका आउटपुट डेटा है। यहाँ आउटपुट दिया गया है, इस एग्जांपल में भी आउटपुट दिया गया है, इस एग्जांपल में भी आउटपुट दिया गया है। इसका मतलब हुआ ये आपका, ये डेटा सेट आपका सुपरवाइज्ड है। ये इनपुट डेटा आपके हैं, यूजर आईडी, जेंडर, एज और सैलरी, ये आपका इनपुट डेटा है और ये आपका आउटपुट डेटा है। यहाँ भी टेम्परेचर, प्रिजर्व, ये कॉलम आपका इनपुट डेटा है, ये आपका आउटपुट डेटा है। तो इसको हम कहेंगे ये सुपरवाइज्ड है। अनसुपरवाइज्ड का मतलब क्या होगा, ये लास्ट का जो आउटपुट डेटा है ये नहीं दिया जाएगा आपको। ओके, इसका क्वेश्चन था। निधि, निधि, निधि क्लियर हुआ? ओके, इन्होंने एग्जांपल में बताया, यू गेट अ bunch of photo with information about what is on them। एक फोटो की बंच बना करके रखी गई है, उसमें ये बताया गया कि फोटो किसकी है। अगर ये बता दिया जाए कि ये फोटो किसकी है, एक से ज्यादा फोटो बना के रखी गई, उसके साथ में ये भी बताया गया कि फोटो किसकी है, इसका मतलब वो सुपरवाइज्ड है। यू हैव अ बंच ऑफ फोटो ऑफ 6 पीपुल, लेकिन ये ना बताया जाए कि ये किनका है, कोई नाम न दिया जाए, इसका मतलब वो अनसुपरवाइज्ड है। Then you learn a method to recognize new photo. No information about who is on which one। आपके पास वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इसका मतलब
एक तरह की जितनी फोटो होंगी उनका एक ग्रुप बनाना होगा, दूसरे तरह की जितनी फोटो होंगी उनका एक ग्रुप बनाना होगा। कब? अनसुपरवाइज्ड। एक सिंपल सा एग्जांपल मान लीजिए, किसी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, सबका नेम दिया गया, फादर नेम दिया गया, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर दिया गया। ये इनपुट डाटा है उस स्टूडेंट का, और हर एक स्टूडेंट का मार्क भी दिया गया, ये भी इनपुट डाटा है। और परसेंटेज नहीं दिया गया कि कितना परसेंट किस स्टूडेंट को मिला है। अगर परसेंटेज नहीं दिया गया तो आउटपुट डाटा नहीं दिया गया, इसका मतलब वो अनसुपरवाइज्ड है। और अगर परसेंटेज भी दे दिया गया तो इसका मतलब वह सुपरवाइज्ड हो गया। वह डाटा जो आउटपुट डाटा है वो हमारे इनपुट डाटा के आधार पर कैलकुलेट करके दिया गया है। तो अगर आप सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम की बात करते हैं, आपके पास 50 स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हैं, तो कुछ उसमें से ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनकी टेस्टिंग हम करेंगे कि जो डेटा इनपुट और आउटपुट दिया गया है एक्चुअल में वो सही मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। और अगर अनसुपरवाइज्ड की बात करेंगे तो अनसुपरवाइज्ड में हमको अपनी लॉजिक लगानी पड़ेगी और स्टूडेंट के परसेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर कोई स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट का परसेंटेज मार्क 60 से एबव है तो ए ग्रेड है, 60 से बिलो है, 50 के अंडर में है तो बी ग्रेड है। ये आपको एक पूरे डेटाबेस को क्लासिफाइड करना पड़ेगा कई ग्रुप में, जो पहले से आपको बना करके नहीं दिया जाएगा। एक तरह के स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास वाले स्टूडेंट हैं उनका एक ग्रुप अलग बनेगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका परसेंटेज 60 के ऊपर है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका परसेंटेज 50 से 60 के बीच में है। तो 50 से 60 के बीच में आने वाले स्टूडेंट को एक क्लस्टर में रखेंगे, 60 के ऊपर होने वाले स्टूडेंट को दूसरे क्लस्टर में रखेंगे, 50 के नीचे आने वाले स्टूडेंट को हम तीसरे क्लस्टर में रखेंगे। इसका मतलब आउटपुट का निर्धारण हम स्वयं करेंगे, हमारे डेटा सेट में आउटपुट नहीं दिया गया होगा। ओके, विशाल पांडे, क्लियर हुआ? फिर कैटेगरी ऑफ एन एल्गोरिथम। सुपरवाइज लर्निंग को दो भागों में फिर डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। सुपरवाइज लर्निंग है तो निश्चित तौर पे डेटा हमारा लेबल्ड होगा। लेबल्ड होने का मतलब क्या है? इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा दोनों होगा। अब सुपरवाइज लर्निंग को दो भागों में डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हमारा डाटा कई क्लास में डिवाइड होता है। कई क्लास में डिवाइड होने का मतलब क्या है? कई कैटेगरी में डिवाइड होता है। जैसे हमने कहा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एक अलग अलग क्लास बना दिया गया। तो जो आउटपुट मिलेगा हमको क्लास के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ऐसे डेटा को हम कहते हैं कि हमारा डेटा सेट जो है वह कैसा है? क्लासिफिकेशन का डेटा है। जैसे हमारे आउटपुट का कॉलम हो और उस कॉलम में यस नो यस नो यस नो दिया गया हो, इसका मतलब वो पूरा कॉलम हमारा यस और नो पे डिवाइड हो गया। तो ऐसे ऐसे एल्गोरिथम्स को हम, ऐसे डेटा सेट पे अगर कोई एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करते हैं तो वो हमारी एल्गोरिथम कहलाती है क्लासिफिकेशन की एल्गोरिथम है। इसका मतलब हमको कंटिन्यूअस डाटा नहीं मिलता है, यस नो यस 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 नो नो, तो हमारा डाटा डिस्क्रीट फॉर्म में मिलता है हमको।
और जबकि रिग्रेशन की बात अगर हम करें तो रिग्रेशन में हमको डाटा कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलता है, जैसा आपने एग्जांपल में देखा था यहाँ। अभी हमने आपको एग्जांपल में दिखाया था। ये डेटा, अगर आप इस डेटा की बात करें तो देखिए ये डेटा आपका कैसा है, ये क्लासिफिकेशन है, 0 1 में ही क्लासिफाइड किया गया, और जबकि ये आपका रिग्रेशन है, कंटिन्यूअस डाटा दिया गया है। दोनों में आउटपुट डाटा होगा, क्योंकि दोनों आपकी सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम्स हैं, तो उन सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम हैं तो दोनों में आउटपुट डाटा होगा। हमारा लेबल्ड डाटा होगा। लेबल्ड डाटा का मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों होगा। अगर आउटपुट डाटा हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में हो तो हम कहेंगे कि इसको हम किससे इंप्लीमेंट करेंगे, रिग्रेशन के एल्गोरिथम से इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन अगर हमारे आउटपुट का डाटा क्लास में डिवाइड हो तो हम कहेंगे कि इस डेटा सेट को हम क्लासिफिकेशन की एल्गोरिथम से ही इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, ओके अंकिता मिश्रा, Yes, sir. एग्जाम्पल समझ में आ गया। ये डाटा सेट को देख करके हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम अगर इंप्लीमेंट करनी है तो क्लासिफिकेशन वाली एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करें, रिग्रेशन वाली एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करें। रिग्रेशन की ढेर सारी एल्गोरिथम्स होती हैं, उसी ढंग से क्लासिफिकेशन की भी ढेर सारी एल्गोरिथम्स होती हैं। अनसुपरवाइज्ड में देखिए इन्होंने क्लस्टरिंग का एग्जांपल लिया। क्लस्टरिंग कहने का मतलब क्या है कि आपके पास आउटपुट डेटा नहीं होगा, आउटपुट का कॉलम नहीं होगा, और आपको इनपुट डेटा के आधार पे ही सिमिलरिटी के बेस पे आपको क्लास बनाना पड़ेगा, और क्लास बना करके आप अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम को लेकर के इंप्लीमेंट करना होगा। ओके, supervised learning when the model is getting trained on a labeled data set। labeled data set हमने आपको बताया, a labeled data set is the one that the both input and output parameters, जिसमें इनपुट भी हो आउटपुट भी हो, in this type learning both training and validation। तो मशीन को हम ट्रेंड करेंगे लेबल्ड डेटा के आधार पर। फिगर ए में उसी को बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि जेंडर एज और सैलरी आपके इनपुट डेटा हैं, और आउटपुट डेटा आपका जो 0 1 दिया गया है वो है। इसी तरह से दूसरे वाले फिगर भी इसकी बात कर रहा है। इसमें इसके अलावा जितने भी हैं सब इनपुट डेटा हैं या आउटपुट डेटा है। ओके, सुपरवाइज्ड लर्निंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, ये हमने आपको बता दिया। मशीन लर्निंग स्प्लिट डेटा, जब मशीन को हम लर्न कराते हैं, मशीन को हम, आपने देखा है कि हमको इनपुट और आउटपुट दोनों देना होता है। तो जब हम इनपुट देते हैं तो अपने डेटा सेट का कुछ पोर्शन मशीन को लर्न करने के लिए देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो हमारा ट्रेनिंग डेटा है। इन जनरल मशीन लर्निंग में ये कहा जाता है कि 80% डेटा इनपुट और आउटपुट दोनों मिलाकर के 80% डेटा सेट का मशीन को हम लर्न करने के लिए दे देते हैं, और 20% डेटा हम बचा के रखते हैं। बाद में हम मशीन के वैलिडेशन को टेस्ट करते हैं कि क्या हमारी मशीन सही से डेटा को वैलिडेट कर रही है कि नहीं कर रही है।
तो एक्चुअल में हम डेटा को दो भागों में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा मशीन को ट्रेंड करने के लिए सप्लाई किया जाता है, मशीन के पास इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, और मशीन इनपुट और आउटपुट को लेकर के एक रिलेशन स्टेब्लिश करती है, जिसको हम कहते हैं हमारा एक प्रोग्राम है या लॉजिक है, या उसी को हम कहते हैं हमारा एक मॉडल है। जब हमारा मॉडल तैयार हो जाता है तो हम मॉडल को वैलिडेट करते हैं। मॉडल को वैलिडेट कैसे करते हैं? उसी डेटा का 20% डेटा हमारा टेस्टिंग डेटा होता है, जो मॉडल पर अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई करके उस मॉडल से वैल्यू को प्रिडिक्ट कराते हैं, क्योंकि जो हमारा टेस्ट डाटा है, टेस्ट डाटा का हमारा आउटपुट डाटा भी है, और मशीन के द्वारा जो प्रिडिक्ट डाटा है, उस एक्चुअल डाटा को और प्रिडिक्ट डाटा को हम कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल में मशीन, हमारे इस मशीन का यह मॉडल कितना एक्यूरेट है, परसेंटेज में उसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा ये मॉडल इस डेटा सेट पे, ये एल्गोरिथम कितनी एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी क्या है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अंकिता मिश्रा, हाँ सर। कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर, अभी नहीं। ये ध्यान दीजिएगा कि मशीन लर्निंग ये कहती है कि टेस्टिंग डाटा को 80% टेस्टिंग डाटा को हम मशीन को लर्न करने के लिए देते हैं, 20% डाटा को हम बचा के रखते हैं मशीन के वैलिडेशन को चेक करने के लिए। एक्चुअल में टेस्टिंग हम तब करते हैं जब मशीन के द्वारा एक मॉडल तैयार हो जाता है तब। सर, तो जब हम 80% डाटा मशीन को देते हैं खुद ही करके, 20% ही करना, तो फायदा क्या होता है? 20% डाटा को हम उस मॉडल को एज ए इनपुट देते हैं, और मॉडल, जब मॉडल को हम इनपुट देते हैं तो उस समय हम उसको आउटपुट नहीं देते हैं। सर, सिर्फ 20% कोई नहीं देते हैं, आउटपुट नहीं हाँ देते हैं। तो जी, सर 100% में से हम 80% तो खुद ही सॉल्व कर रहे हैं, बस 20% ही करना हो तो खुद ही ना कर ले। इसके लिए मशीन लर्निंग का यूज करना पड़ेगा। आप उसको दूसरे सिरे से सोच रही है। आपका मॉडल ट्रेंड हो गया। नहीं नहीं, आपने 20% सर शायद हम लोग इसलिए बचा के रखते हैं कि उसके डेटा को चेक करने के लिए कि उसका डेटा कितना % एक्यूरेट आ रहा है। आई जी, गेस हम लोग का। आप मशीन को जितना अधिक डेटा एज ए इनपुट प्रोवाइड करेंगे, मशीन उतनी ही अच्छे से ट्रेंड होगी। तो मशीन को आपको एक बार ट्रेंड करना है, इसके बाद तो आप दूसरे डेटा सेट की भी वैल्यू को देंगे तो भी तो इवेलुएट करेगा। अच्छा, मतलब सर वो प्रिडिक्ट करके रख लेता है, अपना फॉर्मेट बना लेगा, और फिर उसके बाद से आप वैसे ही फॉर्मेट आप हम हमें पास करते जाएंगे तो प्रिडिक्ट करता रहेगा। अंकिता, आपको कैसे पता चलेगा? आपने इनपुट दे दिया उसको, 20% डाटा आपने रखा है चेक करने के लिए, क्योंकि उस डाटा का आपके पास आउटपुट भी है। तो उस डाटा का आउटपुट आपके पास है तो आप इनपुट भर देते हो टेस्ट करने के लिए, आउटपुट आपका मॉडल देता है। तो जो आउटपुट डाटा मॉडल के द्वारा आ रहा है, जिसको हम प्रिडिक्ट डेटा कह रहे हैं, उस प्रिडिक्ट डेटा को आप एक्चुअल डेटा जो 20% है उससे मैच कराइए कि एक्चुअल में कितना परसेंट दे रहा है। तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि इतना परसेंट इसकी एक्यूरेसी है। फिर बाद में आप दूसरा डेटा सेट भी ला करके एज ए इनपुट आप दे सकते हैं, क्योंकि मॉडल, हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारा मॉडल एक बार ट्रेंड हो जाए। मॉडल जब हमारा ट्रेंड हो जाएगा तो आप जितना चाहें उतना डाटा उसको दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? विशाल, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। कोई क्वेश्चन है? नो सर।
किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। चलिए अब हम बात करते हैं रिग्रेशन मॉडल की। रिग्रेशन हमने आपको बताया था कि सुपरवाइज एल्गोरिथम दो तरह की होती है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है जी? जी होती है। तो रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन बिटवीन वेरिएबल वेयर चेंजेज इन सब वेरिएबल में एक्सप्लेन और पॉसिबली cause change in other variable। एक वेरिएबल की वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं तो दूसरी की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। इसका मतलब हमारा इनपुट डाटा होगा, उसके साथ में आउटपुट डाटा होगा। अगर आउटपुट डाटा इनपुट डाटा में कोई चेंज करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे आउटपुट डाटा पे होना चाहिए। अब ये हो सकता है कि आपका इनपुट डाटा एक से ज्यादा हो और आउटपुट डाटा का कॉलम तो एक ही होगा। तो जब एक ही इनपुट डाटा होता है, एक ही आउटपुट डाटा होता है, तो उस रिग्रेशन को हम लोग कहते हैं को सिंपल रिग्रेशन है या लीनियर रिग्रेशन है। जब इनपुट डाटा कई कॉलम में होता है और आउटपुट डाटा आपका एक कॉलम में होता है तो हम लोग उसको कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन है। मल्टीपल रिग्रेशन है इसका मतलब एक से ज्यादा इनपुट डाटा होगा और एक से ज्यादा इनपुट डाटा के आधार पर हमको जो आउटपुट मिल रहा है, अगर किसी में एक परिवर्तन करते हैं तो निश्चित तौर पे आउटपुट डाटा पे परिवर्तन होगा। कुल मिलाकर के रिग्रेशन में क्या है कि दो मेन वेरिएबल होंगे, एक इनपुट वेरिएबल होगा और एक आउटपुट वेरिएबल होगा। दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये चेक करेंगे कि अगर इनपुट डाटा में कोई परिवर्तन कर दिया जा रहा है तो आउटपुट डाटा पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ दो टर्म बेसिकली दो तीन टर्म यूज किए जाते हैं। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आर टर्म एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जो इनपुट वेरिएबल है, जो हमको इनपुट दे रहे हैं जिससे हमारा इक्वेशन या फार्मूला इवेलुएट हो रहा है, जिसकी सहायता से हमारा फार्मूला या इनपुट तैयार हो रहा है, उसको हम इनपुट वेरिएबल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जैसे आपने कहा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो x आपका क्या है? इनपुट वेरिएबल है। x की वैल्यू के आधार पर y की वैल्यू चेंज होगी तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y आपका क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा या आउटपुट वेरिएबल होगा। एंड वेरिएबल टू बी एक्सप्लेन्ड आर टर्म एज डिपेंडेंट वेरिएबल। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे y डिपेंडेंट है किस पे? x पे, इसलिए y को कहा गया कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, डिपार्टमेंट वेरिएबल इज इंप्लाई इनकम, डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपार्टमेंट वेरिएबल किसी भी इंप्लाई के लिए ऐसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। माइट बी वर्क, आवर ऑफ वर्क, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सेक्स, एज, रिलीजन, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ये आपके क्या कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उसका स्टेटस आपका क्या कहलाएगा? आउटपुट वेरिएबल अथवा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसे वेरिएबल्स जो किसी वेरिएबल की वैल्यू के पर डिपेंड हो उनको हम डिपेंडेंट वेरिएबल अथवा आउटपुट वेरिएबल कहते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अथवा फीचर्स भी उसको कहते हैं। फीचर्स, एक्सप्लेनेटरी, इनपुट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनका प्रभाव हमारे आउटपुट वेरिएबल पे पड़ता है।
रिग्रेशन को जो हमने आपको बताया आपका एक सिंगल इनपुट है और एक सिंगल आउटपुट है, तो हम उसको कहेंगे बाईवेरिएट रिग्रेशन है। यहाँ आप देखिए इनपुट की संख्या ज्यादा है, एजुकेशन, सेक्स, एक्सपीरियंस, एज, तो इसको हम कहेंगे मल्टीवेरिएट मॉडल है। एक से ज्यादा इनपुट दिया जाएगा मॉडल को और आउटपुट एक ही निकलेगा। तो इसको हम इस तरह की प्रॉब्लम को अगर इंप्लीमेंट करना होगा तो हम कहेंगे लीनियर रिग्रेशन के द्वारा इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। इनपुट की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसको हम कहेंगे मल्टीपल रिग्रेशन के द्वारा उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे प्राइस ऑफ व्हीट, गेहूं का दाम किस पर डिपेंड करेगा? क्वालिटी ऑफ द व्हीट प्रोड्यूस्ड। अब जैसे ही डेटा सेट आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कौन किस पर डिपेंडेंट है। तो जो डिपेंडेंट होगा उसको हम आउटपुट डेटा कहेंगे या डिपेंडेंट डेटा कहेंगे या डिपेंडेंट कॉलम कहेंगे। और जो एक्सप्लेन करेगा, जो इंडिपेंडेंट होगा, उसको हम कहेंगे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम रिग्रेशन मॉडल की बात करें तो अगर इस ढंग का कोई रिलेशन बनता है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर इस ढंग से कोई लाइन ड्रा करते हैं y = mx + c के लिए है, अगर कोई लाइन ऐसे ड्रा होती है नेगेटिव कोरिलेशन है, अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर हम रिग्रेशन मॉडल की बात करें, ये वही फार्मूला दिया गया है, yi = β0 + β1 x1 + ei। अब आप ध्यान से देखिएगा, B0 आपका इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट कहने का मतलब क्या है कि आपकी लाइन की स्टार्टिंग ओरिजिन से कितनी दूरी पर हो रही है, वो आपका इंटरसेप्ट कहलाता है। और इस फार्मूले को इंप्लीमेंट करने में अगर कोई एरर आता है तो ये रैंडम एरर ईजे को डिनोट कर रहा है, लास्ट वाला जो है ये D1 आपका β1 आपका स्लोप है। स्लोप मीन्स लाइन का एंगल क्या है, उसका कितने एंगल पर लाइन हमारी रोटेट हो रही है, कहां से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से कितनी दूरी पर लाइन स्टार्ट हो रही है, वो इंटरसेप्ट है। इसका मतलब इंटरसेप्ट भी एक हमारा एक ऐसा पैरामीटर है जो लाइन को फीड होने में अहम रोल प्ले करता है। तो इस पैरामीटर को भी हम ध्यान में रखेंगे, स्लोप को भी ध्यान में रखेंगे, और यक्स जो दिया गया है इस पर भी हम ध्यान रखेंगे। और ये जो आपका EI दिया गया है ये बताता है कि जो आपकी बेस्ट फीड लाइन है उससे आपके कंपोनेंट कितने दूर हैं, कितने डिस्टेंस पे हैं। जितने डिस्टेंस पे होंगे उतना उसका रैंडम एरर बढ़ेगा। और अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन पे आ जाता है इसका मतलब EI की वैल्यू 0 है। अगर EI की वैल्यू 0 है इट मीन्स वह पॉइंट आपके लाइन पे फीड करेगा। तो हमारा प्रयास क्या होगा कि हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे लाइन बेस्ट फिटेड लाइन पर फिट हों। ऐसी लाइन ड्रा करें जिस पर सारे पॉइंट्स आ जाएं। अगर नहीं आते हैं तो इंडिविजुअली हम एक एक पॉइंट के डिस्टेंस को मेजर करेंगे और जो डिस्टेंस हमारी आएगी उसी को हम कहेंगे EI है। ओके सर फिर से समझाइए, नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया बताइए। सर यही कि ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे और रैंडम एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम लाइन का फार्मूला हमको पता है, y = mx + c होता है, जहां m स्लोप होता है। x हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा।
और सी हमारा वहां क्या होता था, कांस्टेंट वैल्यू होती थी। यस उसी सी के स्थान पर यहाँ बीटा 0 दे दिया गया। ठीक है, यस ये बीटा 0 आपको बताएगा कि स्लोप उसका इंटरसेप्ट वैल्यू क्या है। इंटरसेप्ट आप ध्यान से देखिएगा अंकिता, ये ओरिजिन हमारी है और जहां से रेड लाइन शुरू हो रही है, तो यहां से यहां तक की दूरी जो दी जा रही है वो इंटरसेप्ट है। ये लाइन हमारी यहां से भी तो शुरू हो सकती थी ओरिजिन से, तो कहीं ना कहीं ये लाइन को ड्रा होने में एक अहम फैक्टर होगा। तो इसको भी हमको मेजर करना होगा कि हमारी लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, वो हमारा कहलाएगा इंटरसेप्ट। B1 बीटा 1 जो दिया गया है ये आपका स्लोप है। उस लाइन का स्लोप क्या है, लाइन तो हमारी 45 डिग्री पे भी हो सकती है, 90 डिग्री पे भी हो सकती है, 60 डिग्री पे हो सकती है। उस लाइन का स्लोप कितना होगा कि हमारे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट उस लाइन पे आए। और हमारा प्रयास भी यही होगा कि अगर हम लाइन ड्रा कर रहे हैं तो हमारे जो पॉइंट्स हों वो लाइन पे आए। अगर सारे पॉइंट हमारे लाइन पे आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा मॉडल जो वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा है वो सही कर रहा है। अब हम एक्चुअल में मैच कराएंगे कि हमारी जो फीडेड लाइन है, एक्चुअल आउटपुट हमारा उस लाइन से कितना ऊपर है, प्रिडिक्टेड जो आउटपुट है वो उस लाइन से कितना दूर पे है। अगर प्रिडिक्टेड आउटपुट हमारा ज्यादा लाइन पे आता है, उस लाइन पे आता है, तो हम कहेंगे कि हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट से अच्छा आ रहा है। तो दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे कि हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट कैसा है और एक्चुअल आउटपुट कैसा है, एक बेस्ट फीडेड लाइन की सहायता से। अब कैसे हम रैंडम एरर को चेक करेंगे। रैंडम एरर जिसको हम EI कह रहे हैं, तो EI का मतलब है ये जो लाइन दी गई है इससे हर एक पॉइंट के डिस्टेंस को मेजर करेंगे। वो तो आपको पता है डिस्टेंस का फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा करके हर एक पॉइंट के डिस्टेंस को मेजर करेंगे। जितने भी पॉइंट्स दिए रहेंगे सबको मेजर करके उसका एग्रीगेट निकालेंगे और उस वैल्यू में ऐड करेंगे। अगर सारी वैल्यू हमारी लाइन पे आ जाती है, इसका मतलब जो आपका EI है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जब EI की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, YI इक्वल टू B0 प्लस B1 XI। अगर अगर हमारे इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 हो जाती है, हमारी लाइन जो है वो ओरिजिन से होकर के चलती है, तो अब हमारा फार्मूला क्या रह जाएगा, YI इक्वल टू B1 XI बीटा 1 XI। क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई बीटा 0 की, इधर EI की वैल्यू 0 हो गई, तो हमारा फार्मूला एग्जैक्ट आ गया Y इक्वल टू MX प्लस C पे। ओके, यस यस अब समझ में आया? हाँ सर और किसी को डाउट हो तो बताएं। उसी को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। देखिए देखिए यहाँ इंटरसेप्ट की वैल्यू को चेंज किया गया। इंटरसेप्ट वैल्यू आपकी यहाँ आ गई, बेस्ट लाइन फीडेड यहाँ थी और ऊपर कर दिया गया, इसको यहाँ से यहाँ लाया गया, तो इसी को हम इंटरसेप्ट कहेंगे। देखिए यहाँ भी इंटरसेप्ट में अंतर हुआ है, ये ओरिजिन से चल रही थी, हमारे एक भी डाटा इस पे नहीं आ रहे थे, तो लाइन को हम चेंज किए, किसके द्वारा चेंज किए, इंटरसेप्ट वैल्यू के द्वारा। स्लोप भी हमारा चेंज हुआ है, पहले हमारा स्लोप ये था, अब हमारा स्लोप इधर आया है। तो ये हमारे इफेक्टिव फैक्टर्स हैं किसी भी लाइन को जब हम ड्रा करते हैं तो। सर एक क्वेश्चन है कि सर इंटरसेप्ट दिया रहता है क्या पहले से? पहले से इंटरसेप्ट दिया नहीं रहेगा, लेकिन जब आप एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंटरसेप्ट की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले सर इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद से लाइन ड्रॉ करेंगे ना? हाँ हाँ, अच्छा इंटरसेप्ट वैल्यू को हम ड्रा फाइंड आउट करेंगे। अब 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर शुरू करते हैं। मेरी आवाज आ रही? विशाल पांडे।
हाँ सर। ओके। रिग्रेशन की एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक पैकेज की आवश्यकता पड़ेगी, इसका नाम है sklearn। ये पैकेज है। देखिए आजकल ये डिप्रिशिएट हो गया है, इसका प्रॉपर वर्जन पाइथन के नए वर्जन को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए आपको इसके स्थान पे scikit-learn को, scikit बोलते हैं इसको, scikit-learn पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ अगर आप ये प्रयास भी करें कि सिर्फ अनइंस्टॉल sklearn, तो ये अनइंस्टॉल नहीं होता है। एक्चुअल में scikit-learn के अंदर ही sklearn को अब इनबिल्ड कर दिया गया। तो scikit-learn को अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो sklearn वाले पैकेज को आप इंपोर्ट करके अपना काम कर सकते हैं। उसके अंदर इसको इंपोर्ट कर दिया गया। अगर आप बाहर से इसको इंपोर्ट करना चाहेंगे तो sklearn आपका इंपोर्ट अब नहीं होता है। तो उसके लिए आप ये कमांड देंगे, pip install u scikit-learn। ओके, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? अंकिता मिश्रा? नो सर। ये कमांड हम देंगे। अगर आप ऐसा देना चाहते हैं वैसा दें, या सिंपल आप जैसे दे रहे थे वैसे भी देंगे तो भी ले लेगा। pip install u scikit-learn भी लिखेंगे तो भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमने अभी अभी इसको चलाया है। आपको सिंपली ये लिखना होगा, इंस्टॉल ऑप्शन यू scikit-learn। scikit-learn आप लिखेंगे ऑटोमेटिकली आपका ये pip install लिखेंगे, यू ऑप्शन scikit-learn, ये ऑटोमेटिकली आपका ये बहुत बड़ा पैकेज है, थोड़ा टाइम लेता है, लगभग 10 मिनट का टाइम लेगा। इसके बाद ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो अब हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि हमको डेटा सेट पे काम करना है। तो हमारा डेटा सेट कहाँ है? हमारा एक डेटा सेट है ये जिसमें हाइट और वेट को रखा गया है। हमारी ये CSV फाइल है। इस फाइल को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं, हमारी साइड डी ड्राइव में है। हाइट वेट करके है, यस। ये हमारी एक्सेल फाइल है। नोटपैड में ही देख लेते हैं। ये हमारी वैल्यू है, हाइट और वेट, कामा सेपरेटेड वैल्यू है। आप CSV बनाने का तरीका भी आप जान सकते हैं। नोटपैड में जाकर के सारी वैल्यूज को कामा से सेपरेट कर दीजिए। हाइट एक कॉलम है, वेट एक कॉलम है, सबको कामा से सेपरेट कर दीजिए और सेव करते समय आप अपने फाइल का नाम रख दीजिएगा, जो भी नाम देना होगा। जैसे हमने लिखा हाइट वेट मेल डॉट CSV, डबल कोट में रख दीजिएगा। डबल कोट में रखेंगे, इससे क्या होगा कि आपकी फाइल सेव हो जाएगी एज ए CSV फाइल।
उसको एक्सेल में जैसे ही ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो जाएगी। ओके, नोटपैड में जाकर के कामा के द्वारा कॉलम, दोनों कॉलम को, जितने भी कॉलम होंगे सबको सेपरेट कर देंगे और जितनी भी वैल्यूज होंगी सबको कामा के द्वारा सेपरेट करेंगे। सेव करते समय ध्यान दीजिएगा टीएक्सटी फाइल ना बन जाए, इसलिए आप उस फाइल का नाम दे करके .csv लिखेंगे और उस CSV फाइल को अगर आप एक्सेल में ओपन करेंगे तो वो फाइल आपकी ऑटोमेटिकली कॉलम वाइज डिवाइड हो जाएगी और वो CSV फाइल रहेगी कामा सेपरेटेड वैल्यू। ये फाइल हमारी बनी है। अब इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हमको numpy की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए numpy को इंपोर्ट किया। pandas की आवश्यकता पड़ेगी तो pandas को भी इंपोर्ट किया। ग्राफ प्लॉट करना है इसलिए मैटप्लॉटलिब को भी लिया। sklearn मॉडल है आपका, sklearn में मॉडल सिलेक्शन एक मॉडल का नाम है और आपकी ये क्लास है ट्रेन स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट डॉट स्प्लिट, ये आपकी एक क्लास है। तो जिन जिन की आवश्यकता पड़ रही है उन सारी चीजों को हम प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रहे हैं। और लास्ट लाइन में दिया गया है फ्रॉम sklearn लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल हमने आपको बताया था कि किसी भी लीनियर रिग्रेशन में दो तरह से आप इंप्लीमेंट करेंगे, एक लीनियर और एक मल्टीपल रिग्रेशन। तो लीनियर मॉडल आपका एक मॉडल है, लीनियर, ध्यान दीजिएगा लीनियर मॉडल एक मॉडल है, उसके अंदर एक क्लास है लीनियर रिग्रेशन की। प्रॉब्लम में ओपन कर लेते हैं, समझ में ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा गया sklearn मॉडल सिलेक्शन। मॉडल सिलेक्शन से क्या इंपोर्ट करेंगे आप, ये हमारी एक क्लास है ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट और स्प्लिट। इसकी सहायता से हम अपने डेटा सेट को ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में डिवाइड करेंगे। किसके द्वारा करेंगे, इस क्लास के द्वारा। कौन सा मॉडल इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, sklearn में एक लीनियर मॉडल होता है और उस मॉडल के अंदर ये क्लास होती है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन एक क्लास होगी। वही चीज यहाँ कमेंट में हमने लिखा है कि ये sklearn हमारा डिप्रिशिएटेड है, इसलिए आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए अब हम अपने फाइल को पहले ओपन करते हैं, रन कराते हैं। इसका नाम कुछ भी रख देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, आउटपुट को ध्यान से देखें सभी लोग। सभी लोग ध्यान से देखें। कौन की तक ध्यान से देखिएगा। हमने इस फाइल को रीड किया, पीडी हमारा पंडाज का एलियाज है pd.readcsv। इस फाइल को हमने रीड किया। रीड करने के बाद हेड आपको पता है कि उस डेटा सेट से ओनली 5 लाइन प्रिंट करेगा।
तो ये 5 लाइन प्रिंट किया। इसने बताया कि टोटल कितनी वैल्यू है, टोटल 11 वैल्यू है फ्रॉम 0 to 10। और इन्फो मेथड का आपने उपयोग किया। इन्फो क्या बताता है, उस डेटा सेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये तो 5 लाइन को प्रिंट करेगा, ये उस डेटाबेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शो करेगा। क्या क्या शो कर रहा है, इसने बताया कि हाइट और वेट 2 कॉलम है, नॉट नल वैल्यू दोनों में 11 है, इसका मतलब नल वैल्यू नहीं है, और दोनों इंटीजर टाइप के हैं। ये मेमोरी में इतना स्पेस लिया है। इतना तो क्लियर हो गया, ये क्लियर है यस सर। प्रज्ञा, पूजा यस सिंह, सर। ये क्लियर है? यस सर। निधि, कुणाल, मुनीश, विनीता, निधि, मुनीश, नमिता, यस सर। क्लियर है इतना ना? यस सर। ओके। ऋत्विक, सुभाष सर, सुनिधि, पता नहीं क्यों शांत है। हर्षिता राय जी, ये सर क्लियर है। क्लियर है, ओके। हर्षिता राय, यस कृषिका, सर। आप लोग बोल ही नहीं रहे हो, आज अंतिम क्लास है, आप तो बोल दो। चलो कोई बात नहीं। अब हम रिटर्न numpy रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा फ्रेम। अगर आप ऐसा करेंगे तो हाइट कॉलम की वैल्यू प्रिंट होगी एक्स में, df हाइट डॉट वैल्यूज आपका एक एट्रीब्यूट है जो हाइट कॉलम की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो आप देखिएगा ये हाइट आपको यहां से मिलेगी, रन कराते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू आपको मिल रही है हाइट, ये 1 डायमेंशनल अरे है। 1 डायमेंशनल अरे है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 11, फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0 to 10। 1D अरे है आपका, 1D अरे के फॉर्म में आ गया। 1D अरे का मतलब क्या हो गया? numpy का 1 डायमेंशनल अरे है। तो एक numpy का एक अरे ये बन गया, और दूसरा आपका वेट का बन जाएगा। एक्स वाई तैयार कर रहे हैं हम, क्योंकि इनकी वैल्यू को प्लॉट करना है। वाई को भी आप प्रिंट कर लीजिए। अब आप देखेंगे आपका 2 अरे हो जाएगा, 2 अरे होगा, और दोनों अरे आपके कैसे होंगे? 1 डायमेंशनल। आ गए दोनों अरे। अब एक अरे को हम एक्स एक्सिस पर रखेंगे, एक को वाई एक्सिस पर रखेंगे,
एक हमारा डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। एक्स हमारा इंडिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट है। अगर टाइप देखना है तो आप देख लीजिए, एक्स वाई दोनों का, दोनों सेम टाइप के होंगे। टाइप आपका वही एनडी अरे ऑब्जेक्ट होगा। दिया है नमपाई एनडी अरे ऑब्जेक्ट, एक्स वाई दोनों उसी के हैं। एक चीज और इम्पॉर्टेंट है यहाँ, एक्स का भी शेप देख लीजिए और वाई का भी शेप देख लीजिए, तो दोनों का शेप क्या है। दोनों में 10 एलिमेंट है, 10 या 11 एलिमेंट है, तो दोनों के शेप में आएगा, दोनों के शेप में क्या आएगा अंकिता मिश्रा? हाँ सर। क्या आएगा? सर 10 एलिमेंट्स आएंगे। हाँ, सर 10 एलिमेंट्स आएंगे। एक्स डॉट शेप करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? शेप एट्रीब्यूट क्या करता है? सर शेप एट्रीब्यूट्स सर सर सोच के रोअर बताओ, कॉलम। सोच के बताओ। हाँ सर 2D रो और कॉलम 2D और 1D ये भी बताता है। अंकिता बोलो। सर रो और कॉलम बताएगा ना। रो 2D और कॉलम नहीं बता, कुछ नहीं पढ़े हो, सब भूल गए हो। कोई और सर बताए? टपल वैल्यू रिटर्न करता है। कोई और बताए? अंकिता सिंह, कोई? प्रज्ञा? आप देखिएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ एलिमेंट और कामा लिख के आती है, क्योंकि आपका अरे कैसा बना है 1 डायमेंशनल। कितने एलिमेंट हैं? 11। तो 11 कामा लिख के आएगा, इसका मतलब हुआ टपल एक रो है और उतने कॉलम है। अभी आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिए, इसने लिखा एक्स का शेप 11 कामा और वाई का शेप 11 कामा। ये 11 क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। वो नंबर ऑफ एलिमेंट को मान रहा है कि उतने कॉलम है, रो आपकी एक है। ये आउटपुट इस फॉर्म में देता है। एक्चुअल में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 रो और 11 कॉलम है। नंबर ऑफ एलिमेंट तो कॉलम वाइज है ना, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 क्रॉस 11 में। 1 क्रॉस 11 इसका मतलब हुआ 1 क्रॉस 11, एक रो 11 कॉलम। देखिए, ये कह रहा है रीशेपिंग द अरे फ्रॉम 1 क्रॉस n। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इसको देखोगे तो ये एक्चुअल में वैल्यू हमारी जो 11 आ रही है, ये है 1 क्रॉस 11। एक रो है और 11 कॉलम है।
अब इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 11 रो 1 कॉलम। 11 रो को क्यों करना पड़ेगा, पूरे डेटा को हमको रो वाइज देखना है, तभी तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, तभी तो ग्राफ प्लॉट करेंगे। हाँ सर। तो उसके लिए हमको रीशेपिंग दोनों की करनी पड़ेगी। प्लीज वेट, प्लीज वेट। और राम, अंकिता तुम भूल जा रही हो यार। रो वाइज सेट करने के लिए हमको ये फंक्शन देना पड़ेगा। और जब आप इसको देंगे तो आप देखेंगे एक्स और वाई दोनों का शेप रो वाइज हो जाएगा। अब आप रन करा के देख लें इसको। अब देखिए इसका शेप आपका आ गया 11, 1 मतलब 11 रो और 1 कॉलम। ओके, अब कॉलम वाइज ना हो करके रो वाइज हो गया। रो वाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का कंपेयर करके हमको ग्राफ बनाने की आवश्यकता है, इसलिए ऐसा करना पड़ा। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं।
और ग्राफ को प्लॉट करके ये देखते हैं कि हाइट और वेट का क्या रिलेशन है। क्योंकि हमारी दोनों वैल्यू रो वाइज आ चुकी हैं। यक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। यक्स और वाई एक्सिस के परितः हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है। यक्स और वाई, कलर हमने ग्रीन दिया है, मार्कर की का टाइप जो है ये एक कैप वाला साइन दिया है। कैप्शन में लिख के आएगा ओरिजिनल डेटा, और एक्स एक्सिस पर लिख के आएगा हाइट इन सीएम और वाई पे आएगा वेट इन सी। इसके आधार पर हमारी ये लाइन ड्रा हो रही है। ये जहां ये साइन बना हुआ है वहां वो पॉइंट मैच कर रहे हैं। ये एक्चुअल में हमारा डेटा जो डेटा सेट में है उसके आधार पर ये वैल्यू हमको मिल रही है एक्चुअल डेटा पे। अब इस डेटा को ही हम प्रेडिक्ट करेंगे। मशीन को पहले लर्न कराएंगे। मशीन इनपुट और आउटपुट इन दोनों कॉलम की वैल्यू को मशीन को देंगे और मशीन लर्न करेगी, उससे एक रिलेशन निकालेगी। और वो जो रिलेशन निकल के आएगा वो हमारा एक लॉजिक होगा और उस लॉजिक के आधार पर वैल्यू को हम टेस्ट करेंगे। अब वही काम शुरू हो रहा है। फ्रॉम स्केलर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करेगा? डाटा को डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्स वाई के एक्सिस में डिवाइड करेगा और यहाँ लास्ट में टेस्ट की साइज दी गई है 30%। अब स्टैंडर्ड आपका होता है, स्टैंडर्ड रेशियो होता है 80:20, लेकिन हमने यहाँ टेस्ट की साइज को दे दिया है 30। इसका मतलब 70% डाटा आपका डेटा सेट का ट्रेनिंग के लिए होगा। अब हम पहले डाटा को डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा डाटा स्प्लिट किस फॉर्म में होगा? एक्स ट्रेन, एक्स टेक्स्ट, वाई ट्रेन। वाई ट्रेन का मतलब है आउटपुट वाला डेटा, और वाई टेस्ट का मतलब ये टेस्ट के लिए यूज करेंगे। टेस्ट के लिए दो चीजें यूज करेंगे, ये इनपुट डाटा देंगे टेस्ट के लिए और ये उसका एक्चुअल आउटपुट होगा। एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन का मतलब डाटा को ट्रेन होने के लिए एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन देंगे। ये समझ पाए कि नहीं? सर जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ये इनबिल्ड है। ये हमने बताया तो कि ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट एक क्लास है। सर एक क्लास है तो ये सर बना बनाया है, इनबिल्ड है। प्री डिफाइंड क्लास है, इसीलिए तो ये उसका कंस्ट्रक्टर बना है। ओके, यस। ये जो वैल्यू रिटर्न करता है ये 4 वेरिएबल में रिटर्न करता है। पहला वेरिएबल आपका होता है एक्स ट्रेन, मतलब ट्रेनिंग वाला डाटा, और उस ट्रेनिंग के करिस्पॉन्डिंग वाई ट्रेन आपका ये आउटपुट है। इसका मतलब ये डाटा हम देंगे किसको? उस मॉडल को, उस मशीन को। और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट वाला डाटा हम रखेंगे, उस टाइम के लिए रखेंगे जब हमारा मॉडल बन जाएगा तो उसकी टेस्टिंग करेंगे। एक्स टेस्ट वैल्यू देंगे तो हमको पता है वाई टेस्ट में आएगा क्या। ये हमारा
प्रिडिक्टेड आउटपुट नहीं है, ये एक्चुअल आउटपुट है। ओके यस सर। अगर ना समझ में आया हो तो मैं इसको करके दिखाऊं क्या क्या हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? सर करके दिखा दीजिए। ओके मान लीजिए आपने दिया नेम, आपने दिया एज, फिर आपने दिया स्टेटस। नेम आपने दे दिया राम, एज आपने कुछ भी दे दिया, स्टेटस यस नो जो भी देना है आपको। उमा एज 33, स्टेटस में आपने दे दिया नो। फिर आपने दिया रमा, एज आपकी 34, आपने फिर दे दिया यस। इसको राम 1, उमा 1, मान लीजिए ये डाटा दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा यक्स ट्रेन है, ये इसको अगर हम कहें ये यक्स ट्रेन है, ध्यान से देखिएगा, और ये आपका वाई ट्रेन है। ठीक है, इसको हम कहेंगे यक्स ट्रेन, इसको कहेंगे वाई ट्रेन, इसको हम कहेंगे यक्स ट्रेन, इसको कहेंगे वाई ट्रेन। इसका मतलब हम इनपुट भी दे रहे हैं और साथ साथ में आउटपुट भी दे रहे हैं। ये यक्स ट्रेन हो गया, ये वाई ट्रेन हो गया। अब मान लीजिए आप कितना डाटा दे रहे हैं, तो ये भी आप ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं और उसके साथ में ये उसका आउटपुट भी दे रहे हैं। ये आप ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं, यक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ये हो गया। अब ये दो रिकॉर्ड हम यक्स टेस्ट के लिए रख रहे हैं, इसी में से ये आपका हो जाएगा यक्स टेक्स्ट, ये हमारा यक्स टेक्स्ट हो गया और ये हो गया वाई टेस्ट। तो आपके समझ में आया अंकिता? हाँ सर। अब ध्यान देना, जब हम मॉडल को ये वैल्यू देंगे तो हम टेस्ट करेंगे कि क्या उसकी वैल्यू यस आ रही है और नो। अगर नो आ रही है इसका मतलब हमारा मॉडल सही है, और ये वैल्यू देंगे तो उसके आधार पर भी इसको वैल्यू यस मिलनी चाहिए। अगर यस आ रही तो सही है, या अगर नहीं आ रही तो कितना मिसमैच हो रहा है। और मॉडल को हम ट्रेंड करेंगे इनके आधार पे। हम इनपुट भी दे रहे हैं और उसका आउटपुट भी दे रहे हैं, तो जो आउटपुट है उसी को हम वाई ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन इसको भी हम देंगे ट्रेनिंग के लिए, इसलिए इसको वाई ट्रेन कर रहे हैं, और ये एक्स ट्रेन है। फिर ये हमारा इनपुट है और ये वैल्यू हमारी एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्स टेस्ट की, और मॉडल से एक वैल्यू और निकलेगी यही एक्स टेस्ट देने से। तो हम क्या करेंगे,
उस वैल्यू को हम कहेंगे वाई प्रिडिक्ट है, वाई प्रिडिक्ट। अब वाई का प्रिडिक्शन जो होगा इससे हम कंपेयर करेंगे कि क्या इसकी वैल्यू ये आ रही है। अगर ये आ रही है तो इसका मतलब मैच कर रहा है। किससे कंपेयर हो रहा है? वाई टेस्ट से वाई प्रिडिक्ट का। फिर मान लीजिए हमें यहाँ ये वैल्यू नहीं मैच की, तो जब हमारा मॉडल जब हमारा मॉडल बन जाएगा तो एक्स टेस्ट देंगे, एक्स टेस्ट देंगे तो वो निकलेगा क्या, हमको देगा क्या, वो वाई प्रिडिक्ट। जो प्रिडिक्शन की वैल्यू आएगी उस प्रिडिक्शन की वैल्यू को फिर हम कंपेयर करेंगे किससे, वाई टेस्ट से, और उसकी एक्यूरेसी को निकालेंगे कि वह डाटा कितना एक्यूरेट है। ओके, यस सर। अभी भी कंफ्यूजन है कि अब नहीं है? नो सर, अब नहीं। चलिए, अब हम डेटा को डिवाइड कर रहे हैं, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन निकाल रहे हैं। हमारा डेटा सेट छोटा सा है इसलिए बहुत चीजें क्लियर होके आएंगी। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन आप देख लीजिएगा। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, हम अभी जो आपको फिक्स करके दे दिए कि वो नीचे के दो रिकॉर्ड जो हैं वो एक्स टेस्ट के लिए हैं, लेकिन मॉडल हमारा क्या करता है, वो रैंडमली सिलेक्ट करता है। रैंडमली 80% दे देता है ट्रेनिंग के लिए और 20% उसमें से रिकॉर्ड रख लेता है टेस्टिंग के लिए। ये तो एक्चुअल डाटा पे है। ये डेटा आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 रिकॉर्ड इसने किसके लिए लिया, एक्स ट्रेन के लिए। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन के लिए कितना लिया, 7 रिकॉर्ड। इसका मतलब उसका 30%, 11 का 30%, नियर अबाउट टू 4 रिकॉर्ड उसने ले लिया किसके लिए, टेस्ट के लिए। ये एक्स ट्रेन है, वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। तो 7 रिकॉर्ड इसमें ले लिया और 7 इसका ले लिया, तो दोनों को एक साथ में ले लिया, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। अब बचा आपका क्या, टेस्ट के लिए एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, द शेप ऑफ एक्स ट्रेन, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। अगर आप शेप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, सबका शेप अगर देखना है तो देख लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में उसने कितना डाटा लिया है। आप देखिए 7-1 7, ये एक्स टेक्स्ट है, ये वाई टेस्ट है। ये एक्स टेक्स्ट है, एक्स टेक्स्ट है, ये वाई टेस्ट है। तो 4 रिकॉर्ड आपके टेस्ट के लिए रखे गए और 7 रिकॉर्ड ट्रेनिंग के लिए दे दिए। ओके, कोई डाउट है? सर ट्रेनिंग के रिकॉर्ड टेस्ट के रिकॉर्ड से हमेशा ज्यादा रहेंगे। आप बताए तो स्टैंडर्ड रूल ये है कि 80 to 20% होना चाहिए। 80 ट्रेनिंग के तो 20 यूज के। आप चाहो तो बढ़ा घटा सकते हो, लेकिन वो डाटा सेलेक्ट जो किए जाएंगे वो रैंडम किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि शुरू के 80% वो टेस्ट ट्रेन के लिए ले लेगा। तो कोई भी ले सकता है। हाँ हाँ, लेकिन रहेगा 80। अगर आप 80% दे, बाय डिफॉल्ट 80% अच्छा माना जाता है, क्योंकि मशीन जितना ही ट्रेन होगी उतना ही एक्यूरेट आपको आउटपुट मिलेगा। यस सर। ये क्लियर हो गया? अब एसके लर्न मॉडल से हम
एक मॉडल का सिलेक्शन करेंगे। ये हमारा एक मॉडल है, कौन सा मॉडल है? लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहिए या एक कहिए कि एक क्लास है, और इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वही हमारा मॉडल कहलाएगा। लीनियर रिग्रेशन sklearn लीनियर मॉडल का एक क्लास है, और उस क्लास को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो एक मॉडल हमको मिलेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्लास है, LR हमारा एक मॉडल बन रहा है। किसके द्वारा बन रहा है? लीनियर रिग्रेशन क्लास के द्वारा एक मॉडल बन गया। अब इस मॉडल में हम वैल्यू फीड करेंगे। कौन सी वैल्यू फीड करेंगे? मॉडल को ट्रेंड करने के लिए। उस मॉडल को हम ट्रेन कर रहे हैं किससे? एक्स ट्रेन वाई ट्रेन मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा, तो हम प्रिडिक्ट करेंगे। देखिए एक्स टेक्स्ट दे करके वाई प्रिडिक्ट निकालेंगे, जो हमने आपको समझाया था वहां वर्ड में, तो वाई प्रिडिक्ट आएगा। अब वाई प्रिडिक्ट को वाई टेस्ट से कंपेयर करके देखेंगे कि कितनी वैल्यू एक्यूरेट है। तो एक मॉडल हम बना रहे हैं LR, अब उस मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। ऐसा करने से हमारा मॉडल ट्रेंड हो जाएगा। हमारा मॉडल ट्रेंड होगा, ट्रेंड हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं हम। हमारा मॉडल ट्रेंड हो गया, तो अब उस मॉडल को हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट डाटा दे करके, और उस मॉडल से LR यहाँ लिखा है, उस मॉडल से वैल्यू प्रिडिक्ट कराएंगे, और जो वैल्यू प्रिडिक्ट होके आएगी वो कहलाएगी वाई प्रिडिक्ट। ये हमारी होगी वाई प्रिडिक्ट। ये हमारा प्रिडिक्शन हो जाएगा टेस्ट डाटा के आधार पर। प्रिडिक्शन हो गया। अब क्या बच रहा है? शेप देखना है जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आई है। शेप से ये पता चलेगा टेस्ट में डाटा कितना गया था। 4 रिकॉर्ड गए थे। ये एक्चुअल में हमारी प्रिडिक्ट वैल्यू 4 रो 1 कॉलम में आई है। इसका मतलब 4 ही तो टेस्टिंग के लिए हमने दिया भी था। तो अब हम कंपेयर कराएंगे वाई टेस्ट से वाई प्रिडिक्ट को। ये हमारा प्रिडिक्शन कंपेयर होगा वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट, जितनी भी वैल्यू होंगी उनको कंपेयर करके बताएगा। वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये एक्चुअल वैल्यू थी हमारी 33, और वहां वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा है 36 पॉइंट समथिंग। ये 54 थी, यहाँ 55, यहाँ 21, यहाँ 23, यहाँ 56, यहाँ 61। ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब ये कितना परसेंट हमारा मॉडल एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। अब बात आ गई
we can plot x versus y using the equation the form of y equal to mx plus c. अब हम पहले कोफिशिएंट निकालेंगे, c जिसको हम कह रहे हैं, कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को पहले निकालते हैं, देन उसका कंपेयर करते हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट। स्लोप और इंटरसेप्ट निकालेंगे, हमने आपको बताया था ये दो ऐसे पैरामीटर हैं जो कि लाइन के ड्रा होने के लिए इफेक्ट डालते हैं। ये हमारा स्लोप और ये इंटरसेप्ट आ गया। अब इस वैल्यू को ध्यान में रखिएगा। ये वैल्यू भी, जो वैल्यू हमारी आई है y इक्वल टू mx प्लस सी, m की वैल्यू और c की वैल्यू को हम लेंगे और उसको हम कहेंगे y कैल c, और इसके आधार पर हम एक प्लॉट ड्रा करेंगे, क्योंकि m और n स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू को ऐड करके हम उसको ड्रा करेंगे, तब हम देखेंगे हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में कितना अंतर है। अब हम इसको ड्रा करते हैं। एक्स टेस्ट किसके किसके बीच में है, ध्यान दीजिएगा। एक्स टेस्ट वाई प्रिडिक्ट, इसी में था ही। ये ग्राफ हमारा जो हो चुका है वो है, आइए है हमारा एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, उसके लिए है चलिए रन कराते हैं। ये हमारी लाइन ड्रा हो रही है, ये प्रिडिक्शन वैल्यू है। देखिए हमारी जो वैल्यू प्रिडिक्ट हो रही है ये इस पर आ रही है, और ये जो पॉइंट्स हैं वो उस लाइन से बाहर हैं। कितने डिस्टेंस पे हैं इसी को हम सिग्मा आई कह रहे थे, थोड़ा थोड़ा अंतर। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, ये जो ब्लू कलर में दी गई है। आइए हमारी जो रेड वैल्यू है ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है, इसीलिए उनके आउटपुट में अंतर आ रहा था। अब ये सारे पॉइंट हमारे रेड वाले जो प्रिडिक्शन वाले हैं वो एक लाइन पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इंटरसेप्ट की वैल्यू और स्लोप की वैल्यू को हमने मेजर करके रखा है। ओके सर, जो लीनियर एग्रीगेशन वाला ग्राफ है और जो इससे पहले डिस्क्रीट वाला ग्राफ था, दोनों तो सेम ही ग्राफ थे, तो सर दोनों में अंतर क्या है? कहाँ दोनों सेम है? जो सर ग्राफ बना रहे थे दोनों तो कंटिन्यूअस ही थे, और लीनियर एग्रीगेशन और ट्रेन टेस्ट वाले दोनों ग्राफ एक ही जैसे थे। यहाँ जो वैल्यू प्रिडिक्ट की गई है उससे कंपैरिजन देखो कि जो प्रिडिक्टेड वैल्यू जो बेस्ट लाइन फीड हो रही है सारी वैल्यू उस पर आ रही है। तो सर हम उसमें भी तो प्रिडिक्ट किए हैं, इसमें ट्रेन टेस्ट वाले में। इसके पहले कहाँ प्रिडिक्ट किया है? ये सर उससे पहले जो एग्रीगेशन से पहले सर। हाँ तो ठीक है, लेकिन उस समय कोफिशिएंट की वैल्यू है, इंटरसेप्ट की वैल्यू कहाँ कैलकुलेट थी? नहीं सर वो कैलकुलेट नहीं किए थे। हाँ तो इसीलिए तो उस ग्राफ में इस ग्राफ में अंतर नहीं है। हाँ सर, मतलब मेरे कहने का जैसे अगर सुपरवाइज कर रहे हैं तो एक क्लासिफाइड होना चाहिए, एक लीनियर एग्रीगेशन मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें दोनों कंटिन्यूअस है।
ये वाला भी लीनियर एग्रीगेशन वाला भी कंटिन्यूअस है और जो ट्रेन वाला कराए वो भी कंटिन्यूअस है। तो लीनियर रिग्रेशन में हमेशा डाटा हमको कंटिन्यूअस ही मिलेगा। सर वही तो कह रही है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है और जैसे पहले वाला ट्रेन टेस्ट वाला कराया वो भी कॉन्टिन्यूअस है, तो सर दोनों एग्रीगेशन में आएंगे। अंकिता फिर से समझने का प्रयास करना। सुपरवाइज लर्निंग को, सुपरवाइज एल्गोरिथम को दो भागों में डिवाइड किया गया, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग नहीं, क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज में आती है। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में हमने बताया था कि जो वैल्यू आपको मिलती है वो क्लास के रूप में मिलती है, 0 1 यस नो, एक कैटेगरी वाइज वैल्यू मिलती है। यहाँ तो कैटेगरी वाइज वैल्यू थी ही नहीं, ये तो वैल्यू ही हमारी कंटिन्यूअस थी, कंटिन्यूअस थी, इसीलिए तो रिग्रेशन की प्रॉब्लम है। सर दोनों रिग्रेशन की प्रॉब्लम हो गई ना, जो ऊपर वाला ट्रेन वाला भी कराए वो भी रिग्रेशन की प्रॉब्लम हो गई और जो नीचे लीनियर एग्रीगेशन वाला कराए ये भी उसी की प्रॉब्लम है। ये दोनों प्रॉब्लम हमारी, ये दोनों मिला करके ही रिग्रेशन है। तो हम दोनों मिला डेटा सेट को ध्यान में रखो, डेटा सेट में अगर y की वैल्यू क्लासिफाइड होती 0 1 के फॉर्म में या यस नो के फॉर्म में, तब हम उसको उसमें क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम में ले जाते। हमारा जो आउटपुट वाला डेटा है y वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, इसलिए इसको हमको रिग्रेशन में ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा तो सर अगर हमको करना है, अगर एग्रीगेशन करना है तो हम शायद लीनियर एग्रीगेशन ही बस लेके नहीं कर सकते हैं या ट्रेन टेस्ट लेना जरूरी है? क्या फिर से पूछो। जो सर लीनियर एग्रीगेशन वाले जो अभी किए हैं ये सिर्फ नहीं कर सकते हैं, अगर करना है हमें डेटा को तो डेटा को डिवाइड ही नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लीनियर एग्रीगेशन करें और हो जाए। और जो कैसे करोगे? ट्रेन हमको टेस्ट वाला की तो काफी मॉडल, लंबा पड़ जाएगा। हमको मॉडल को ट्रेन भी तो करना है। मॉडल कैसे समझेगा क्या रिलेशन है उसके बीच में? तो सर ये भी तो ट्रेन किया है, पहले मॉडल को ट्रेन किया है, फिर प्रिडिक्ट किया है, फिर उसके बाद से डिवाइड किया, इंटरसेप्ट फाइंड किया है, फिर उसके बाद से लेबल किया है, सारा अब काम तो ये भी वही कर रहा है। ये हर एक प्रॉब्लम में आपको करनी पड़ेगी। हर एक प्रॉब्लम में करनी पड़ेगी। जी, आपको हर एक प्रॉब्लम में मॉडल को आपको ट्रेन करना ही पड़ेगा अपने डेटा सेट के आधार पे। ओके। हाँ सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का और कोई क्वेश्चन? विशाल पांडे। अब मॉडल को हम वैलिडेट करेंगे, एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है उसको हम वैलिडेट करेंगे कि वो कितना वैलिड है हमारे लिए। अब ये परसेंटेज में कैलकुलेट करके आपको देगा। आर स्क्वायर वैल्यू ऑन ट्रेनिंग डाटा, ट्रेनिंग डाटा से जो आपका आउटपुट मिलता था वो इतना % है, और जब आपने मॉडल को ट्रेंड कर दिया तो उसकी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है ये 93% एक्यूरेट है। 3% आपके पूरे डेटा सेट में वैल्यू मिसमैच कर रही है। तो अगर कोई भी मॉडल 80% के ऊपर वैल्यू को सही देता है तो हम उस मॉडल को मानते हैं कि ये मॉडल हमारे इस डेटा सेट के लिए अच्छा मॉडल है। इसका मतलब इस डेटा सेट के लिए ये हमारा रिग्रेशन का मॉडल बेस्ट मॉडल है। ये जो डेसिमल में दिया गया है ये एक्चुअल में आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका % निकल जाएगा। आर स्क्वायर वैल्यू ऑन टेस्टेड डेटा, टेस्टिंग डेटा देने के बाद जो प्रिडिक्टेड वैल्यू मिली है
वो 93% मिली है। एक्चुअल डेटा से जो वैल्यू हमको मिल रही है वो 96 मिल रही है। इसका मतलब 3% का वेरिएशन हो रहा है, नहीं तो हमारा मॉडल वैल्यू एक्यूरेट दे रहा है। इसका मतलब ये मॉडल हमारा इस डेटा सेट के लिए बेहतर डेटा सेट, बेहतर मॉडल है। अगर कोई भी मॉडल 80% के ऊपर एक्यूरेसी देता है तो उस मॉडल को बेहतर माना जाता है। एक्चुअल में तरीका क्या है कि रिग्रेशन की जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं सबको इस डेटा सेट पर इम्प्लीमेंट करें, और किसकी एक्यूरेसी इस डेटा सेट पर ज्यादा है तो हम ये कह सकेंगे कि यह मॉडल इस डेटा सेट के लिए, यह रिग्रेशन का मॉडल सबसे अच्छा है। लीनियर रिग्रेशन का मॉडल इस डेटा सेट के लिए 93% एक्यूरेट डाटा दे रहा है। ओके अंकिता मिश्रा? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। प्रज्ञा, विशाल पांडे, कोई डाउट हो तो पूछ लें। आज से आपकी सेवा समाप्त। अगर कोई डाउट, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कल से हमारी आपकी मुलाकात नहीं होगी। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई? हाँ, यही एक एल्गोरिदम था ना? हाँ, लीनियर रिग्रेशन के एल्गोरिथम थे। एग्जाम आपको देना है 17-18 तारीख को। सारे आप पहले ई पोर्टल पर, आप ई पोर्टल पर जाकर के सारे दिन के डाटा को पढ़ेंगे और उसके जो मल्टीपल चॉइस जो क्विज दिए गए हैं उनको पूरा करेंगे। इसके बाद आपको एक फीडबैक फॉर्म आएगा, तो आप उस फीडबैक फॉर्म को भरेंगे। जैसा आपको लगेगा कि कोर्स मटेरियल कैसा रहा और टीचर्स आपके कितने सहयोगी रहे, आपको कैसा पढ़ाए, उनका पढ़ाया समझ में आया कि नहीं आया, या फर्दर कोई आपको लगता है कि ये मटेरियल कम दिया गया या समझाया कम गया, तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। यद्यप हमने अपने तरफ से प्रयास किया है, फिर भी मेरे प्रयास में अगर कोई कमी रहती है तो हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं, तो अगली बैच में हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। वो आगे आपके मशीन लर्निंग में आती है। बहुत सारी लाइब्रेरी यहाँ पर। सभी लोगों को चीजें समझ में आ गई क्या क्या करना है? पूजा यस सिंह, सर। सुभाष सर, समझ में आ गया ना? यस सर। ई पोर्टल पे जाकर के पूरे उसको एक बार लर्न करना है। इसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर देना है। वो करने के बाद आपको फीडबैक मिलेगा। फीडबैक में जैसा आपको फीडबैक लगा होगा 1 महीने में, आप वैसा फीडबैक हमारे और हमारे कोर्स के विषय में दे सकते हैं।